हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। दुआ आराम से अपने रूम में सो रही होते हैं। दुआ के रूम में रमीजा दाखिल होती हैं और बड़े प्यार से दुआ के सर को सहलाते हुए बोलती हैं, बेबी उठ जाओ, कितना सोएगी, चलो जल्दी उठ जाओ, नाश्ता नहीं करना है तुम्हें, रात में भी कुछ नहीं खाया और तुम्हें तो भूख बर्दाश्त नहीं होती ना, प्लीज उठ जाओ। दुआ कसमसाते हुए रामीजा का हाथ पकड़ कर बोलती है, प्लीज मुझे सोने दो ना, मुझे और सोना है, प्लीज सोने दो। दुआ रमीजा का हाथ पकड़कर अपने सर के नीचे रख लेती है। रामीजा अपने दूसरे हाथ से दुआ के सर को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोलती हैं, सो जाना, पहले उठ जाओ, नाश्ता कर लो फिर उसके बाद सो जाना, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन अभी उठ जाओ। दुआ कसमसाते हुए अपनी आंखें मलती हुई उठती है और रामीजा से बिना कुछ बोले सीधा बाथरूम में चली जाती है। रामीजा खुद से बोलती हैं, आई नो तू खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही है, ये तेरे साथ दूसरी बार हुआ इसलिए तेरा उस चीज से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुझे निकालना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए तुझे निकलना होगा। मैं तुझे इस बार बिखरने नहीं दूंगी, इस बार सब है तुझे संभालने के लिए, तुझे अपने इस डर से तकलीफ से बाहर निकलना होगा। इतना बोल रमीजा दुआ के रूम से चली जाती है। रमीजा नीचे आती है तो उसे आदिला जी डाइनिंग टेबल में नाश्ता रखने में लगी होते हैं और मिन्हा जी वहीं बैठी होती हैं। रमीजा दोनों से सलाम करती हैं और आदिला जी से बोलती हैं, आंटी, फिर जल्दी से बोलती है, सॉरी सॉरी मामा, आप मुझे भी कुछ बताएं, मैं क्या करूं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। आदिला जी रमीजा से बड़े प्यार से बोलती है, आप कुछ ना करें, आप पहले जाकर अपने कपड़े चेंज करें, आपने चेंज क्यों नहीं करा है। रमीजा मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, मैं रुकने की इरादे से नहीं आई थी, लेकिन कल रात का मौसम खराब होने की वजह से आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, अब मैं क्या पहनूं। अदीला जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आप दुआ से बोल दे, वह अपने कपड़े आपको दे देगी, पहले भी तो आप लोग अपने कपड़े शेयर करते थे, अब भी कर ले। रमीजा अपना सर नीचे झुकाए बोलती है, पहले को बात और थी, अब को बात अलग है, वो बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े हैं। अदीला जी गुस्सा करते हुए बोलती हैं, हमने आपको सिर्फ बेटी बोला नहीं है, दिल से बेटी माना है, लेकिन लगता है अपने हम दिल से अपनी मामा नहीं माना। अदीला जी मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगती हैं। रमीजा अदीला जी को गले लगाकर बोलती है, मैंने भी आपको दिल से मामा माना है, आप ऐसे नाराज होंगी तो मैं चेंज नहीं करूंगी। आदिला जी मुस्कुराते हुए बोलती है, जाए फिर जाकर चेंज करें। रमीजा अदीला जी की बात सुनकर वहां से चली जाती है। एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, उसके हाथों में 2 लगेज थे और वह गुस्से में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। वह एक गाड़ी के पास पहुंचती है और वहां खड़े लड़के पर गुस्सा करते हुए बोलती है, अबे ओ गधे, तू यहाँ खड़ा है, मैं कब से तेरा अंदर इंतजार कर रही हूँ। वो लड़का पीछे मुड़कर उस लड़की को देखकर बोलता है, मीसम तुम कहाँ से आ रही हो, मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे कौन से रास्ते से आए हो जो तुम मुझे दिखी नहीं। मीसम गुस्सा करते हुए बोलती है, नालायक गधा कहीं का, तू पहले ये देख तू किस साइड खड़ा है, एग्जिट गेट वहां है। मीसम उस लड़के को हाथ से उस तरफ इशारा करती है जहां से वो आई थी। वो आगे बोलती है, पहले तुझे लड़कियों को ताड़ने से फुर्सत तो मिले तभी तो तू ध्यान देगा। वो लड़का मुंह बनाते हुए बोलता है, मैं कोई लड़कियों को नहीं ताड़ रहा था, मैंने सच में ध्यान नहीं दिया। मीसम गुस्से में बोलती है, नोर्ज मैं बचपन की दोस्त हूँ तुम्हारी, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तो तुम मेरे को मत बात की तू लड़कियों को नहीं ताड़ रहा था। नोर्ज कार में बैठते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा अब गुस्सा मत कर और चला कर बैठ जा। नोर्ज कार में बैठता उससे पहले ही मीसम उसके हाथ से कार की चाबी लेते हुए बोलती है, अबे ओ कार में चलाऊंगी, ये जो सामान है इसको उठाकर अंदर डिक्की में डालो। नोर्ज उस सामान को उठाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तेरा सामान डिक्की में डाले दे रहा हूँ, लेकिन कार में चलाऊंगा। मीसम बिना नोर्ज की बात सुने करे सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। नोर्ज जानता था ये लड़की अपने आगे कभी किसी की नहीं सुनती। वह अपना सर नगवारी में हिला देता है और उसका लगेज पीछे रख देते हैं और खुद आकर ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट में बैठ जाता है। मीसम वाहिद एकलौती लड़की थी जो नरेश की बातों को पैसे की तरह हवा में उड़ा देती थी, वरना नोर्ज जैसी पर्सनैलिटी वाले लड़के पर तो लड़कियां मरती थी, लेकिन नोर्ज ऐसा शख्स था जो हर उस लड़की पर मरता था जो उस पर मरती थी। मीसम कार स्टार्ट करती है और बिल्कुल फुल स्पीड में चलाने लगती है। नोर्ज तो डर के मारे अपनी सीट बेल्ट कस के पकड़ लेता है और मीसम को डरी हुई नजरों से देखते हुए बोलता है, मीसम प्लीज धीरे चलाओ, ये तुम्हारा तंजानिया नहीं है और न ही तुम्हारा रेसिंग स्टेडियम जहां तुम अपनी मर्जी से कितनी भी स्पीड में चलाओ।
यह इंडिया है और इंडिया में इतनी स्पीड में चलाने में लाइसेंस जब्त होते हैं, इंसान सीधा जन्नत और जहन्नुम पहुंच जाते हैं और मुझे अभी से जन्नत नहीं जाना है। और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे बच्चे भी नहीं हुए अभी तो, मुझे गर्लफ्रेंड भी बनानी है खूब सारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे भी पैदा करने हैं, जो मुझे बाबा बाबा बोलकर मेरे आगे पीछे चलेंगे। प्लीज यार धीरे चलाना। मीसम गुस्से में बोलती है, अगर तुमने एक लफ्जा और अनबोला ना तो मैं तुझसी एक लात दस्सा और तू इन गेटा ना तोड़ बाहर निकल जाना, फिर किन्ने कोने में तेरी लाशा मिलना। नोर्च चिढ़ते हुए बोलता है, यार तुझे पंजाबी नहीं आती है तो बेचारी पंजाबी की धजिया क्यों उड़ा रही हो, इतनी बेकार पंजाबी है तेरी, पंजाब चली गई ना तो पंजाब वाले तुझे भागा देंगे। मीसम गुस्से में नोरेज को देखती है और कुछ नहीं बोलती और स्पीड को और बढ़ा देती है। नोर्ज ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, या खुदा मैंने ऐसी कौन से गुनाह किए थे पिछले जन्म में, जो आपने मुझे इस जैसी दोस्त अता की है, जो मेरी सुनती ही नहीं है, अब मेरा क्या होगा। नोर्ज तो यही सब सोचने में लगा हुआ था, उसको पता ही नहीं चला वो खान मैंशन पहुंच गए। नोर्ज अपनी घड़ी देखता है फिर खुद से ही बोलता है, या खुदा इसने 1.5 घंटे को आधे घंटे में तय कर दिया, अब आइंदा से मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। खान मैंशन के अंदर दुआ चुपचाप अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रही होती है, तभी एक लड़की चुपचाप दबे कदमों से खान मैंशन के अंदर दाखिल होती है और सबसे चुप रहने का इशारा करती है और सीधा शाजिम के पीछे खड़े हो उसकी आंखों में हाथ रख लेती है। किसी के ऐसा करने से शाजिम गुस्से में आ जाता है और जब उसे फील होता है ये हाथ किसी लड़की का है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। शाजिम गुस्से में बोलता है, कौन है, हाथ हटाओ अपने हाथ, नहीं तो अभी तुम्हारे हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। शाजिम को इतना गुस्सा करता देख मीसम जल्दी से अपने हाथ हटा लेती है और बोलती है, क्या शाजिम तुम इतना गुस्सा कब से करने लगे, मैं हूं कभी तो थोड़ी खुशी मुझे भी ले लेने दिया करो, कभी अपना गुस्सा कम कर लिया करो, लेकिन नहीं तुम्हें तो जब देखो बस गुस्सा ही करना आता है। मीसम शिकायती लहजे में बोलती है। अचानक किसी को आता देख दुआ ने फौरन ही अपना मास्क लगा लिया था। वहीं सबकी नजर मीसम पर होती है और दुआ की नजर गेट से आ रही जुमर पर पड़ती है, जो शाजिम को किसी लड़की के साथ अच्छे से बात करता देख वहां से जा रही होती है। दुआ अपनी सीट से उठ जल्दी से भागते हुए जुमर को गले लगा लेती है और मस्सों सी शक्ल बनाए बोलती है, आप हमसे बिना मिले कैसे जा सकती हैं, और हमारे शादी वह तो इन सब से अलग है। उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं था, वह सिर्फ सीडीओ से आ रही रमीजा को देख रहा था जिसने ब्लैक कलर का सूट पैंट पहना हुआ था, उसमें थोड़ी सी पल की एम्ब्रॉयडरी की गई थी और पैरों में जूती और बालों को खुला ही छोड़ा हुआ था और हल्का सा मेकअप जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती में तो सादी खो ही गया था, उसको तो पता ही नहीं चला कि वह कब से उसको ताड़ने में खोया हुआ है। दुआ बिना कुछ बोले जुमर का हाथ पकड़ ऊपर अपने साथ ले जाने लगती है। कोई दुआ को नहीं रोकता, सब अच्छे से जानते थे मीसम के आने से दुआ अब उनके साथ नाश्ता नहीं करेगी। रमीजा दुआ से बोलती है, तुम चलो मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना बोल रमीजा नीचे चली जाती है। एक अंधेरे कमरे में एक काली परछाई दाखिल होती है, जिसको देखकर कोई भी इंसान खौफ के मारे मर ही जाए। वह परछाई जाकर एक बड़ी सी किंग साइज चेयर में बैठ जाती है। वही उसके सामने एक आदमी अपना सर झुकाए डर के मारे खड़ा था। वो आदमी धीरे से बोलता है, बॉस, ये उस लड़की की फोटो है। वो फोटो आगे बढ़ाते हुए बोलता है। कुर्सी में बैठी वो काली परछाई उसे फोटो को देखकर गुस्से में बोलती है, व्हाट द हेल, इसमें तो इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। इसके चेहरे वाली फोटो कहाँ है, मुझे देखना है आखिर ये लड़की दिखती कैसी है जिसकी वजह से मेरे इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। वह आदमी हकलाकर डरते हुए बोलता है, बॉस, उस लड़की को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, यहाँ तक कि उसके घर में काम कर रहे मुलाजिमों सर्वेंट्स ने भी उसे नहीं देखा है। वह खुद को हमेशा मास्क में छुपा कर रखती है, वह बाहर भी जाती है तो मास्क में रहती है, कभी किसी के सामने नहीं आती। बड़ी मुश्किल में उसकी यह फोटो मिली है, वरना उसकी फोटो निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है उधर, और उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली हाइड की गई है। उस लड़की के घर में भी किसी को बिना इजाजत अंदर दाखिल भी नहीं किया जा रहा, और रोजाना हर मुलाजिम की अच्छे से जांच कर ही उन्हें अंदर दाखिल होने को मिलता है। वो आदमी डरते हुए अपनी सारी बात बोल देता है। वहीं कुर्सी में बैठी हुई वो परछाई गुस्से में उस फोटो को अपनी मुट्ठियों में मसलते हुए बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे वह लड़की आज ही यहाँ चाहिए, कैसे भी करके उसे यहाँ लेकर आओ। खान मैंशन में दुआ जुमर को लेकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में रमीजा तीनों का नाश्ता लेकर दुआ जाकर रूम में आती है और दोनों को नाश्ता सर्व करती है। जुमर कहीं खोई हुई थी। दुआ जुमर को ऐसे खोया देख अपने नन्हे हाथों से जुमर के हाथों को हिलाते हुए इशारे में पूछती है,
क्या हुआ? दुआ के पूछने पर जुमर बस ना में अपना सर हिला देती है। दुआ अपना मास्क हटाकर नाश्ता करने लगती है। दुआ ने आज तक अपना मास्क किसी बाहर वाले इंसान के सामने नहीं हटाया था, लेकिन वह कुछ घंटे के ही मिलन में जुमर से इतना ज्यादा अटैच हो गई थी, इतना उस पर भरोसा करने लगी थी कि उसने अपने चेहरे का पर्दा हटाकर आज अपना चेहरा उसको दिखाया था। दुआ को जुमर के साथ एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। जुमर तो एकटक बस दुआ के चेहरे को ही देखती रहती है। जुमर दुआ को देखते हुए बोलती है, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, बचपन में जैसी थी उससे भी कई गुना खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नजर ना लगे। इतना बोल जुमर अपने आंखों के नीचे लगे काजल को थोड़ा सा अपने उंगली में ले दुआ के कान के पीछे लगा देती है। दुआ कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। थोड़ी ही देर में उन सबका नाश्ता खत्म हो जाता है। जुमर सारे बर्तन ले नीचे जाने लगती है। रमीजा जुमर को रोकते हुए बोलती हैं, आप यही बैठिए, मैं इन्हें रखाऊंगी। जुमर रमीजा को देखते हुए बोलती हैं, आप दुआ के साथ बैठिए, मैं तो यहाँ पर आते जाते रहती हूँ, मुझे यहाँ के काम करने की आदत है, सो यू डोंट वरी, मैं रखाऊंगी। इतना बोल जुमर वहां से चली जाती है। जुमर नीचे किचन में जाकर सारे बर्तन रखती है और ऊपर की तरफ जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक कमरे में पड़ती है जहां मीसम अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जा रही थी। मीसम के अंदर जाते ही जुमर चुपके से बाथरूम का डोर बाहर से लॉक कर देती है। वो अपने हाथों को झाड़कर बड़े ही धीरे अंदाज में बोलती है, वो डमरू मेरा है, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। इतना बोल जुमर बड़ी खुशी खुशी वहां से जाने लगती है। जुमर कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि तभी कोई उसे एक कमरे के अंदर घसीट लेता है। पहले तो जुमर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने शाजिम का ग्लोइंग चेहरा आ जाता है, जो उसे ही एकटक देख रहा था। जुमर शाजिम को देख गुस्से में बोलती है, यह क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। शाजिम गुस्से में अपने दांत पीसकर बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मेरी बहन से दूर रहो, तुम यहाँ क्यों आए हो? जुमर भी गुस्से में उसका हाथ अपने बाजुओं से हटाती है जिसे शाजिम ने बड़ी बेरहमी से पकड़ा हुआ था। वो बोलती है, मैं कहीं भी आऊं तुम्हें उससे क्या मतलब, मैं जब चाहूं यहाँ आ सकती हूँ, यह मेरी अंकल आंटी का घर है, तुम्हारा विला नहीं है जहाँ जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेने पड़े, समझे? और तुम जो कल आकर मुझ पर बस इल्जाम लगा कर चले गए थे, इल्जाम उस गलती का जो मैंने की ही नहीं, तुम उस गलती का इल्जाम लगा कर चले गए बिना मुझे दुआ से मिलाए, तो मैं क्या उससे मिलने नहीं आऊंगी? तुम्हें तो हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगाना है, कहीं जलजला भी आ जाएगा तो तुम यही बोलोगे कि जुमर की वजह से हुआ। वह जो तुम्हारी नई दोस्त है, उसे कुछ हो जाएगा तो तुम यही बोलोगे जुमर की वजह से हुआ। मतलब दुनिया में कुछ भी होगा, कोई इंसान मर भी रहा होगा और मर जाएगा तो तुम बोलोगे जुमर की वजह से मारा, क्योंकि उसने उसे पानी नहीं दिया। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम होगी सबकी वजह क्या जुमर है? पहले जो इंसान मुझ पर एक इल्जाम लगने पर भी लोगों से लड़ जाता था और आज वह सारे बेतुके इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। इस वक्त जुमर की आंखों में बेतहाशा अश्क थे, जो उसके हाथ में हो रहे दर्द के नहीं, उसके दिल में हो रहे दर्द के थे। जुमर शाजिम को धक्का दे वहां से चली जाती है। शाजिम तो बस एकटक जाती हुई जुमर को ही देखता रहता है। जुमर अपनी आंखों में आ रहे अश्कों को कंट्रोल करती है और अपनी आंखों से पोंछकर सीधा दुआ के रूम में जा रही होती है। रमीजा दुआ को देखते हुए बोलती है, तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ में कितनी स्पेशल हो, तुम्हारी आंखों का एक कतरा भी मुझे बर्दाश्त नहीं, तुम हमेशा मुस्कुराती रहना, कभी ऐसे मायूस मत होना, तुम्हारी मायूसी बहुत चुभती है मुझे। रमीजा इतना बोलती है कि उसका फोन बीप करने लगता है। अपने फोन में किसी नोटिफिकेशन को आता देख रमीजा जल्दी से उसे चेक करती है। उस मैसेज को देख रमीजा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वह दुआ को देखते हुए उससे बोलती है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दुआ कंफ्यूजन में बोलती है, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? रमीजा बोलती है, चलो तो खुद ही पता चल जाएगा। रमीजा दुआ को वहां से ले जाने लगती है। तभी जुमर रूम का गेट खोल अंदर आती है तो दुआ को कहीं जाता देख पूछती है, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? रमीजा बोलती है, दुआ के लिए एक सरप्राइज है, वहीं उसे लेकर जा रही हूँ, आप भी चलें। रमीजा जुमर से बोली है। जुमर सरप्राइज सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, वो भी उनके साथ चली जाती है। रामीजा दुआ की आंखों में अपने हाथ रखकर उसे ला रही होती है। वो दुआ को एक रूम के बाहर खड़ा कर देती है। रमीजा धीरे से दुआ के आंखों से अपने हाथ हटाती है। दुआ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने एक कमरे में बहुत सारी किताबें रखी दिखती हैं। दुआ को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता कि यह कौन सी किताबें हैं। दुआ की नजर ऊपर उस रूम के गेट के ऊपर सुनहरे अल्फाजों से लिखे नाम पर जाती है, जहां बहुत ही खूबसूरती और बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, सेविमली कुचुक दन्यमीज दुआ कुटुफेनिमीज, हमारी क्यूटू की छोटी सी दुनिया।
दुआ की लाइब्रेरी, ये तुर्की का सेंटेंस है। दुआ को तुर्की बहुत पसंद है, इसलिए उसके भाइयों ने तुर्की लैंग्वेज से उस रूम में लिखवाया था। ये सब देख दुआ की आंखें हल्की नम हो जाती हैं, लेकिन वह जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी को छुपा लेती है। दुआ अंदर देखती है, जहां उसके चारों भाई उसका बेसब्री से अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। दुआ जल्दी से भागकर अपने चारों भाइयों को गले लगा लेती है। दुआ को ऐसा करता देख उसके चारों भाई भी उसे गले लगा लेते हैं। दुआ थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, छोड़े आप लोग, अब क्या सीधा मुझे जन्नत में दाखिल करना चाहते? देखे, मैं अभी आप लोगों को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी, और अभी तो मुझे इतनी सारी नोवेल्स भी पढ़नी है जो आपने लाकर दिए हैं। छोड़े तो। खान ब्रदर्स जल्दी से दुआ को छोड़ देते हैं और मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। दुआ भी उन्हें मुस्कुराते हुए देखती है। उसके चारों भाई समझ जाते हैं दुआ उनके लिए मुस्कुरा रही है, यह उसकी फेक स्माइल है, अभी भी यह अंदर से वैसे ही टूटी हुई है। लेकिन उसके चारों भाई दुआ को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। खान ब्रदर्स एक साथ दुआ से बोलते हैं, तुम बैठो, अपनी नोवेल्स पढ़ो, हम आते हैं। इतना बोलकर सब उसे अकेला छोड़ वहां से चले जाते हैं। दुआ खुद से ही बोलती है, दुआ तुझे खुद के लिए नहीं लेकिन अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक रहना होगा। देख, तेरे भाई तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए इतनी सारी नोवेल्स लेकर आए हैं, जो कि यहाँ मिलना पॉसिबल भी नहीं होता, और कुछ नोवेल्स तो यहाँ इंडिया में मिलती ही नहीं है। पता नहीं कितनी मशक्कतों मुश्किलों से इन्होंने इस मंगवाया होगा। दुआ तुझे उनके लिए खुश रहना होगा। दुआ ये सब खुद से ही बोलती है। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की काले कपड़े पहने बैठी हुई थी। उस कमरे में एक भी बल्ब नहीं जल रहा था, बस रोशनी आ रही थी तो उस खिड़की से दिखते चांद की, जो पर्दों को चीरती हुई उस लड़की के चेहरे में पड़ रही थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा देख पाना नामुमकिन था। उसने अपने चेहरे को एक बड़ी सी चादर से ढक रखा था। वह बहुत ही संजीदा मालूम हो रही थी, लेकिन उसकी संजीदगी की भी देख पाना मुमकिन न था। वो बार बार किसी को कॉल लग रही थी, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। बड़ी मुश्किल में कॉल उठाया जाता है तो वो लड़की तुरंत बोलती है, What happened? Why are you not answering my call? Any problem? If any problem you can just tell me. I solve your problem within 5 minutes. Please tell me. क्या हुआ, आप मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान 5 मिनट के अंदर कर देती हूँ। प्लीज मुझे बताएं। फोन के दूसरे तरफ से एक लड़की की मीठी मगर धीमी आवाज आती है, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वह लड़की फौरन बोलती है, Why you not answering my call? फोन की दूसरी तरफ से लड़की बोलती है, आपने कॉल क्यों किया है, ये बताएं। वह लड़की बोलती है, तुम बात को बदल क्यों रही हो, मैंने जो पूछा है पहले वह बताओ मुझे। फोन की दूसरी तरफ से लड़की बोलती है, आप बताएं आपने मुझे कॉल क्यों किया है। आई एम सीरियस। वह लड़की भी सीरियस होकर बोलती है, तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था, वह इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बात इतनी पुरानी है और उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ। उस दिन के बाद से वो इन्फॉर्मेशन सब कहीं से हटा दी गई है, कहीं पर भी उस दिन के हादसे का पता नहीं चल रहा है। बट आई ट्राई, मैं कोशिश कर रही हूँ उस हादसे के बारे में पता लगाने का। फोन की दूसरी तरफ से वो लड़की बोलती है, जी आपको पता करना ही होगा, आपको उस दिन का पता लगाना ही होगा। मैं ज्यादा भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जहां हूं वहां से मुझे कुछ भी करने में बहुत प्रॉब्लम होंगी, तो ये सब आपको ही मैनेज करना होगा, प्लीज पता करिए उस दिन का। इतना बोलकर वो लड़की फोन कट कर देती है और एकटक चांद को देखने लगती है। उसकी आंखों में नमी थी जो उसके दर्द को बया रही थी। ये चांद भी कितना स्पेशल है ना, सब लोग अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत सब इससे बताते हैं, और ये चुपचाप बिना कुछ बोले सबकी बातें सुनता रहता है। सुबह का वक्त, दुआ के चीखने की आवाज पूरे खान मेंशन में गूंज उठती है। दुआ की आवाज सुनकर जितने लोग हॉल में मौजूद थे, सभी लोग हाल से दुआ के कमरे की तरफ भागने को करते हैं तो उन्हें दुआ सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आती दिखती है। दुआ जल्दी से भागकर अपने तीनों भाइयों को कस के गले लगा लेती है। वहां उसके तीनों भाइयों के अलावा एक शख्स और मौजूद था, जिसे दुआ का ऐसे अपने भाइयों को गले लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दुआ कस के अपने तीनों भाइयों को गले लगाए रहती हैं, जैसे उसने उन्हें छोड़ा तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। शाजिम टेंशन में दुआ के सर को अपने हाथ से सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, इतना घबरा क्यों रहा है, क्या हो गया? वह बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था दुआ की चीख सुनकर। दुआ अपने बढ़ती हुई सांसों को काबू करने में लगी थी। वह अपनी सांसों को काबू करके बोलती है, भ भ भ भाई, वो मेरे कमरे में एक बिल्ली है, प्लीज आप लोग चलकर उसे भगा दें, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। बिल्ली लफ्ज शब्द सुनकर सादी की आंखें गुस्से में सर्द लाल हो जाती हैं।
तभी सबके कानों में सादी की तेज और गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, हाशिम। सादी की इतनी तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर हाशिम जल्दी से भागते हुए नीचे आता है, जिसके हाथ में एक छोटी सी प्यारी सी सफेद कलर की बिल्ली थी। सादी गुस्से में हाशिम के हाथ में वह बिल्ली को देखते हुए बोलता है, हाशिम, इस बिल्ली को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल कर आओ। ये बिल्ली इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी, इसकी वजह से मेरी बहन को तकलीफ हो रही है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस बिल्ली को बाहर निकालो। हाशिम डरते हुए धीरे लहजे में बोलता है, पर भाई, आप ही ने तो कल चेरी को लाने की परमिशन दी थी और आज आप उसे बाहर निकलने का बोल रहे हैं। सादी गुस्से में हाशिम से बोलता है, हाँ, परमिशन दी थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बहन को बिल्लियों से डर लगता है और उसे डर लगता है तो ये बिल्ली इस घर से बाहर जाएगी। हाशिम कुछ आगे बोलता उससे पहले दुआ बोलती है, भाई रहने दे, उसे इतनी पसंद है ये तो प्लीज उसे रखने दे, बस आप इसे बोल दे यह इस बिल्ली को मुझसे दूर रखें। हाशिम कुछ दुआ से बोलने को होता है, तभी मीसम चिल्लाते हुए बोलती है, हाशिम, तुम अभी के अभी इस बिल्ली को बाहर निकाल कर आओ। जो चीज दुआ को परेशान कर रही है वह चीज इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। मीसम की इतनी तेज आवाज सुनकर दुआ का पारा हाई हो जाता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसके अलावा हाशिम से ऊंची आवाज में बात करे। एक बार स्कूल में किसी टीचर ने हाशिम को बहुत चिल्लाया था, दुआ ने उन्हें चुपके से वॉशरूम में बंद कर दिया था। दुआ गुस्से में बोलती हैं, आप कौन होती हैं मेरे भाई से ऐसी बात करने वाली? वह मेरा भाई है, मैं उसे कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने ये हक किसी बाहर वाले को नहीं दिया कि कोई मेरे भाई को ऐसे बोले, और ये हक तो मैंने रमीजा को भी नहीं दिया। आप कौन होती है ये बोलने वाली, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हाशिम से ऐसे बोलने की? है कौन आप? नोर्ज दुआ को शांत करवाते हुए बोलता है, दुआ, यह मेरी दोस्त है। दुआ गुस्से में बोलती है, भाई, ये आपकी दोस्त है तो आपकी दोस्त बनकर रहे। मेरे भाइयों पर ऐसा हुक्म चलाने वाले मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मैं हाशिम को जो चाहे बोल सकती हूँ, कुछ भी बोलूं, लेकिन कोई बाहर वाला उसे कुछ बोलेगा, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। फिर मीसम को देखते हुए बोलती है, और आप आइंदा मेरे भाई से ऐसे मत बोलिएगा। मेरे खास को कुछ भी बोलने का हक मेरे खान की खानियों का है, उनके अलावा किसी का भी नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ गई होंगी। इतना बोलकर दुआ जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसकी समंदर जैसी नीली गहरी आंखें अपने सामने खड़े शख्स को देखकर बड़ी हो जाती है। दुआ खुद को ही चिल्लाते हुए बोलती है, ये मैं कैसे हुलिये में यहाँ नीचे आ गई? कैसा बिगड़ा हुलिया बना कर रखा है। दुआ, तेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। इनको क्या लगेगा मैं एक लड़ाकू लड़की हूँ? अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ आने वाले हैं, यहाँ आने से पहले मैं एक बड़ा सा गड्ढा खोदती और वहाँ इनको लिटा देती, फिर उसके बाद अच्छे से तैयार होकर सच सवकर आती और फिर इनको उस गड्ढे से बाहर निकालती। दुआ खुद से ही बोलती है, तू ये क्या सोच रही है? इतना बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। रमीजा जो बाहर से आ रही होती है वह दुआ को ऐसे भागता देख सबके पास जाकर पूछती है, दुआ को क्या हुआ है और यह इतनी तेज क्यों चिल्ला रही थी? हाशिम रमीजा को सारी बात बता देता है। रामीजा मीसम को देखते हुए बोलती है, आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सलाह दूं। आप प्लीज दुआ के सामने या उसके पीछे ना उसके भाइयों को, ना उसके घर वालों को और ना ही उसके अजीजों को कुछ मत कहिएगा। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उसके अलावा उसके अजीजों को कुछ भी कहे। वह सारा राशन पानी लेकर सामने वाले के ऊपर चढ़ जाती है, फिर वही भी नहीं देखती कि सामने है कौन। आप मेरी बात जरूर समझेंगी। इतना बोलकर रमीजा किचन की तरफ चली जाती है। दुआ अपने रूम में बड़बड़ा रही होती है, वो लड़की होती कौन है? मेरे भाइयों के ऊपर अपना रौब जमाने वाली होगी, वह नोर्ज भाई की दोस्त। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी घर में नहीं रुकने दूंगी। कैसे शाजम भाई के ऊपर डोरे डाल रही थी, मुझे सब दिखता है। मैंने कल देखा था कैसे उन्होंने शाजम भाई को पीछे से पकड़ा हुआ था। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कहीं ये मेरी भाभी बन गई तो, मुझे बाहर निकल दिया तो। हाशिम के ऊपर ऐसे चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, मैं तो अपने पसंद की अपनी भाभियां लेकर आऊंगी। दुआ यही सब अपने रूम में सोच रही होती है। किचन में रमीजा सबके लिए जिस निकल रही होती है। सादी एक तक खड़ा रमीजा को देख रहा होता है। सादी की नजर रमीजा के चेरी जैसे लिबों पर पड़ती है, जिसे वो बार बार अपने दांतों तले दबा रही थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। सादी की नजर तो रमीजा के होठों पर ही ठहर जाती है। उसे अपना गला सूखता हुआ लगता है। रमीजा पीछे मुड़ती है तो सादी के सख्त सीने से टकरा जाती है। वो अपना सर ऊपर कर देखती है तो सादी को मुस्कुराते हुए पूछती है, आपको कुछ चाहिए? सादी तो कुछ बोलने की ही कंडीशन में ही नहीं था। वो बस ग्लास आगे कर देता है। रामीजा उस ग्लास में जूस डालकर जूस की ट्रे लेकर वहां से चली जाती है। रामीजा खुद से ही बोलती है, ये सादी को आज क्या हुआ? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे?
दुआ कबाड़ से अपने लिए कपड़े निकालती है और कपबोर्ड बंद कर जैसे ही पीछे मुड़ती है, वह किसी के सख्त सीने से टकरा जाती है। वह अपना सर पकड़कर बोलती है, कौन है ये चट्टान जैसा यहाँ पर खड़ा हो गया। दुआ अपनी निगाहें ऊपर कर देखती है तो एक बार फिर उसकी नीली आंखें फटी की फटी रह जाती है। दुआ हकलाते हुए बोलती है, आ पहिया, हाँ क्या कर रहे हैं। वह शख्स मुस्कुराते हुए बोलता है, वही जो तुम उस दिन मेरे रूम में कर रही थी। जो शख्स बमुश्किल ही कभी मुस्कुराता होगा, वो हमेशा दुआ को देख मुस्कुरा देता था। दुआ उस शख्स को देखते हुए बोलती है, देखिए सुनहरी आंखों वाले शहजादे, अभी आप मेरे रूम से जाए, वरना मेरे भाइयों को पता चल जाएगा तो वह आपकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। प्लीज आप मेरे रूम से जाए। वो डरते हुए बोलती है, जैसे उसके भाइयों ने उसे कुछ कर दिया तो उसका क्या होगा। उमर दुआ को ऐसे देख रहा होता है जैसे मानो वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। वह खुद से ही बोलता है, यह मुझ जैसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले को बोल रही है कि इसके भाई मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। ये जानती नहीं है मैं अकेले ही इसके भाइयों का चूरमा बना सकता हूँ। दुआ वहां से जाने लगती है। उमर उसे कमर से पकड़ सोफे में बैठा देता हूँ और खुद उसके बगल में बैठ उसे अच्छे से अपनी लेप में बैठा लेता है। वो दुआ की गर्दन में अपना मुंह डाल उसकी उस लवेंडर की खुशबू को अपने अंदर समाने लगता है। दुआ छटपटाते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें, ये आप क्या कर रहे हैं। उमर दुआ से बोलता है, बिल्कुल शांत ऐसे ही बैठी रहो, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी एक बंद कमरे में एक लड़का और लड़की कुछ भी कर सकते हैं नूरुलन।